बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर साहब ने डायलॉग को ज़रूरी करार देते हुए कहा कि बानी पिचाई की रिहाई के लिए इस बार संजीदा इकदाम करेंगे। इख्तलाफात के बावजूद मामलात का अफाम तफहीम से हल ज़रूरी है। दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान रहा, जिसके बाद सरमायाकारों को अरबों का नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान रहा, जिसके बाद सरमायाकारों को अरबों डॉलर का नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा है। पाकिस्तान में भी तमाम दुनिया में हलचल है और ये हलचल बढ़ने जा रही है सही आने वाले दिनों में। और शदीद बहरान जो है वो आज जो एशिया के ममालिक हैं उनको भी लपेट में ले लिया। और अभी कुछ देर पहले जब अमेरिका के वॉल स्ट्रीट के स्टॉक मार्केट्स खोले हैं, भिंडियाँ भिंडियाँ बचती हैं वहाँ पे रवायती, तो वो वहाँ पर भी जो है वो जो सरमायाकार हैं उनके पैसे डूब रहे हैं जी। अच्छा, और कल रात को नेतन्याहू बुडापेस्ट से, हंगरी से वो वाशिंगटन डीसी पहुँच गए। सही। और नेतन्याहू साहब जो हैं वो अभी वो उसकी ट्रम्प से मुलाकात होगी और उसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रम्प के साथ करेगा। मकामी वक्त जो है वाशिंगटन का वो 1 बजे का टाइम होगा और तल अवीव में 8 बजे शाम के, यानी कोई चंद घंटों के बाद नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रम्प मीडिया से गुफ्तगू उनकी होनी है। अच्छा, लेकिन ये सारा एक जो तलातुम है, ये एक बहुत बड़ी जंग जिसको कहें, और मैं अक्सर ही कहता हूँ कि शायद ये एक बड़ी आलमी जंग है और हम उसके दरमियान में से गुजर रहे हैं। इस वक्त तो हम छोटे छोटे वाक़यात को अपने मुल्क में भी देख रहे हैं, फिर खत्ते में भी देख रहे हैं, फिर कई फ्रंट्स भी खुल गए हैं। ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि, और जैसे स्पेनिश फ्लू आ गया था तो कोविड यहाँ पर आया और वगैरह वगैरह वगैरह, और अब उसमें तिजारती जंग भी आ गई है। और ये ज़हन में रखें कि जो तिजारती जंगें हैं ना, टैरिफ वॉर, ये तिजारती जंगें, ये तारीख़ में हमेशा ये हॉट वॉर्स जो है ना, प्रॉपर जंगें, उसमें तिजारती जंगों का बड़ा रोल रहा है। चाहे वो ओपियम वॉर्स हों, यहाँ से तो ये जो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे ये मसाले और रेशम और ये सारा कारोबार कर रहे थे ना चाइना के साथ। लेकिन फिर जब ओपियम उन्होंने बेचना शुरू की और चाइना ने पाबंदी लगाई ओपियम पे, तो उसके बाद ओपियम वॉर छिड़ गई। तो तिजारत जो है वो बुनियादी तौर पे, और आप वहाँ से छोड़ दें, आप ये आ जाएँ ये खलीजी, जो पहली खलीजी जंग थी जिसमें इराक़ ने कुवैत के ऑयल के ऊपर कब्ज़ा किया, तो फिर वो एक बड़ी जंग की सूरत इख्तियार कर गया मामला। तो वसाइल के ऊपर जो है वो तो तारीख़ी तौर पे, या क्रीमिया वॉर्स हैं तो उस वक्त भी आपको रशिया और ऑटोमन्स नज़र आ रहे हैं कि जी यहाँ पे किसकी बालादस्ती होगी, किसकी बालादस्ती नहीं होगी। तो तिजारती जंगें जो हैं, इसी तरह यूरोप के अंदर जो, इवन अमेरिका में जो ये उनकी सिविल वॉर थी, तो ये सिविल वॉर, अमेरिकन सिविल वॉर भी एक तरह से तिजारती जंगी थी ना, कि एक तरफ जो है वो जो नॉर्थ की रियासतें थीं वो सनती रियासतें बन गई थीं, और जो जनूब की रियासतें थीं वो ज़रात पे थीं, और इसलिए वहाँ ज़रात चूँकि हो रही थी तो वहाँ ग़ुलाम उनको चाहिए थे, और इसलिए बरतानिया उनके साथ था। तो बुनियादी तौर पे तो तिजारत का इशू था ना, तिजारत के इशू ने फिर वो एक प्रॉपर जंग का रुख इख्तियार कर लिया। तो ये जो तिजारती जंगें हैं, ये जो टैरिफ वॉर्स हैं या जो ट्रेड वॉर्स हैं, ये अल्टीमेटली दुनिया की तारीख़ में जितनी बड़ी जंगें हुई हैं उनमें कहीं पानी, कहीं ऑयल, कहीं कुछ और ज़ख़ायर, कहीं तिजारत, कहीं रास्ते ब्लॉक कर दिए किसी ने दूसरे के। तो ये बुनियादी तौर पे जो तिजारत है और जो ज़ख़ायर हैं उनके ऊपर ही जंगें होती रही हैं। इराक़ के अंदर अमेरिका आ रहा है ऑयल लेने के लिए, तो मतलब ये जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और अगर सुपर पावर्स के दरमियान, बड़ी क़ुव्वतों के दरमियान अगर टैरिफ की जंग छिड़ जाए और वो उसके नतीजे में वो किसी भी वक्त, बहुत सारे महाज खुले हैं इस वक्त दुनिया में, बहुत कत्लेआम हो रहा है, जंगें छिड़ी हुई हैं, तो वो किसी भी वक्त जो है वो कोई एक कैलकुलेशन या मिस कैलकुलेशन जो है वो एक प्रॉपर जंग को जन्म दे सकती है। आप देखिए ना, अभी ये टैरिफ का ऐलान होने से पहले क्या हो रहा था, उससे 1 या 2 दिन पहले क्या हो रहा था, उससे 1 या 2 दिन पहले ताइवान को घेरा हुआ था चाइना ने,
और ताइवान को टोटल मुकम्मल तौर पे ब्लॉकेट था और हर तरफ से ताइवान जो है वो अमेरिका को या बाकी इत्यादियों को, हालांकि उसने अमेरिका को बहुत पैसे भी दिए हैं, उन्होंने ये भी कहा है ये जो अपनी चिप्स की पूरी मैन्युफैक्चरिंग है और ये सारी हम वहाँ पर भी लेके जा रहे हैं, आपको डोनेट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन चाइना जो है, जो उसने जब घेरा, और ताइवान अभी जो सिनेरियो है इस वक्त, उसमें जो बिटरनेस आ गई है। लेकिन जब लोगों का जब खरबों रुपया डूब गया, ये लोगों का रुपया होता है ना, लोग कहते हैं यार स्टॉक में रख दो तो फ़ायदा होगा, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा। तो जब ये स्टॉक मार्केट से पैसे गायब होते हैं तो ये बुनियादी तौर पे दो वजूहत हैं, एक तो स्टॉक का शेयर गिर गया और दूसरा लोगों ने पैसे पैनिक में निकलवाने शुरू कर दिए कि भाई ये तो यार स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, अपने शेयर्स तो बेच के निकलो ना जल्दी से। तो शेयर्स अगर 100 रुपये के थे और वो 150 रुपये की तरफ जा रहे थे तो लोगों ने शेयर खरीद लिए, लेकिन जैसे ही वो 100 से 25 पे गिरे आके नीचे तो लोगों ने कहा यार जल्दी से शेयर निकालो कि ऐसा ना हो 25 भी ना मिले हमें बाद में। तो वो एक पैनिक में लोग खरीद भी रहे हैं और ये एक स्टॉक मार्केट भी गिर रही है पूरी दुनिया में। तो बात ये सारी कि इसमें, अच्छा मैं आपको एक बात ही बताऊं, बड़े ज़बरदस्त जो है एक लिखारी हैं अमेरिका के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, रॉबर्ट कैपलन। और जिस किसी ने भी ज्योग्राफी को हिस्ट्री के साथ मिला के पढ़ा है तो वो रॉबर्ट कैपलन को उसने ज़रूर पढ़ा होगा, चाहे उनकी मॉनसून हो या रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी हो या उनकी जो है वो इन यूरोप शेडो हो या उनकी किताबें एशियाज़ कॉल्ड्रम हो या बाकी उनकी और भी बहुत सारी किताबें, रिटर्न ऑफ मार्को पोलोज वर्ल्ड है उनकी, कमिंग एनार्की जो है वो बड़ी मशहूर है, एंड ऑफ द अर्थ उनकी, ये तो खैर मास्टरपीस है उनका, रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी, और वो बहुत सारी उनकी बुक्स हैं। रॉबर्ट कैपलन, तो रॉबर्ट कैपलन की नई एक किताब आई है अभी बिल्कुल, और वो जो किताब है उसका नाम है वेस्टलैंड। बड़े अरसे के बाद उनकी कोई बहुत ज़बरदस्त, सारी ज़बरदस्त किताबें, ये जो किताब है ये उनकी बड़ी उम्दा किताब है। और ये जो वेस्टलैंड है इसमें अ वर्ल्ड इन परमानेंट क्राइसिस, अ वर्ल्ड इन परमानेंट क्राइसिस, वेस्टलैंड। अच्छा, ये वेस्टलैंड जो है ना, मैं अभी ज़रा आज के हालात के ऊपर गौर करने से पहले, लेकिन उसमें जो रॉबर्ट कैपलन ने जो बात की है ना, रॉबर्ट कैपलन ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग उसमें बात की। ट्रंप, वो कह रहे हैं कि ट्रंप का जो आना है वो अमेरिका के डिक्लाइन, तेज़ी से अमेरिका के जवाल का सबब बनेगा। और लेकिन इस दौरान जो है वो चाइना और रशिया में भी क्राइसिस जन्म लेते रहेंगे, लेकिन अमेरिका का डिक्लाइन जो है उसको तेज़ करेगा ट्रंप। ये रॉबर्ट कैपलन की उस किताब का बुनियाद। अच्छा, इसमें जो इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि वो उसमें एक रियासत का वो जिक्र कर रहे हैं, एक मुल्क का जिक्र कर रहे हैं जिसको तारीख़ में हम याद रखते हैं विमर रिपब्लिक के नाम से या विमर स्टेट के नाम से या उसको जो भी उसका नाम दे। ये जब दूसरी जंग अज़ीम तक, पहली जंग अज़ीम के ख़ात्मे से दूसरी जंग अज़ीम के दरमियान जर्मन्स का बहुत बुरा हाल था। अच्छा, जर्मन जो है ना, जर्मन कौम, मैं अभी ये जो करंट सिनेरियो है उसके साथ ये बहुत सूरत हाल मैच करती है। जर्मन्स, ये हुआ कि पहली जंग अज़ीम से पहले जर्मन्स को यकीन था कि हम जीत जाएंगे, बड़े खुश थे, वो बड़े खुश थे और उनको यकीन था कि हम जो है ये पहली जंग अज़ीम जीतेंगे। अच्छा, जर्मन जो है वो 19वीं सदी में जर्मन्स इकट्ठे भी हो गए थे और उन्होंने जो है वो इकट्ठे होने के बाद वहाँ पर जो है वो बिस्मर्क रिपब्लिक जिसको कहते हैं, कि उन्होंने बहुत सारी उनकी रियासतें मिल गई थी और वो उन्होंने एक इकट्ठे होके वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से ये बरतानिया और फ्रांस और ये जो नीदरलैंड, पुर्तगाल, जिस तरह दुनिया में वो पहुँचे हैं और एक तरह से वो एक इम्पीरियल सल्तनत बन गए हैं, इसी तरह जर्मनी को भी बनना चाहिए। तो जर्मन्स ने जो है वो उसके बाद ही हुआ कि उनके जो बिस्मार्क जो थे उन्होंने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उन्होंने मुख्तलिफ रियासतों को आपस में जोड़ा और इत्तेहाद किया उनका,
और बिस्मर्क जो हैं वो उसके बाद वो बिस्मर्क रिपब्लिक कहलाती है। वो उनका जब इत्तेहाद हो गया तो इत्तेहाद होने के बाद जो है वो उनकी 1871 से 1871 से लेके 1918 तक, 1871 से लेके वो जो है वो प्रो एशिया और बाकी जो टूट फूट थी सारी, लेकिन ये कि उन्होंने ये जर्मन एम्पायर बना ली, ठीक है ना। अब ये जर्मन एम्पायर जो है ये 1871 के बाद तो ये बिस्मर्क बन गई। उससे पहले ये जो है वो एक इसका मुख्तलिफ जो है प्रो एशिया और ये वो सारे छोटे छोटे जो उनकी कॉन्फेडरेशंस थी और वो सारे इकट्ठा होने शुरू हो गए। 1871 में वो सारे एक हो गए, एक हो गए, उन्होंने जर्मन एम्पायर बना ली। और उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पर जो है वो जो दरमियान में कुछ अरसे के लिए जो है वो ये वज़ीर आज़म रहे वहाँ के बिस्मर्क, और बड़ा इनका नाम है ऑटो वॉन बिस्मर्क के नाम से ये। और दूसरा फिर ये हुआ कि इनके इस दौरान जो है वो फ्रेडरिक सोएम आए, और फ्रेडरिक सोएम जो हैं वो फादर थे विलियम दोइम के, ठीक है। अच्छा, विल्हेल्म दोइम के, विल्हेल्म, अगर मैं सही तरह उसको प्रोनाउंस करूँ, विल्हेल्म दोइम के वो फादर थे। वो सिर्फ 99 दिन तक रहे और उसके बाद फिर वो जो है ये दोनों शख्सियात ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यानी बादशाह को, जर्मन बादशाह को कैसर कहते हैं, तो कैसर विल्हेल्म और चांसलर बिस्मर्क। अच्छा, ये जो है फिर इनमें खटपट हो गई तो इन्होंने चांसलर को हटा दिया कैसर विल्हेल्म ने, और कैसर विल्हेल्म ने फिर जो है वो 1918 में तब तक वो जर्मन एम्पायर को लीड करते रहे जब तक जर्मन एम्पायर की जंग नहीं हो गई, यानी पहली जंग अजीम नहीं छिड़ गई। और पहली जंग अजीम के बाद फिर इनको इनके ओहदे से हटा के और फिर नीदरलैंड में इनको भेज दिया गया, वहीं इनकी डेथ हुई। लेकिन पहली जंग अजीम जो है उसमें 4 सल्तनतें टूट गई दुनिया की, 4 सल्तनतें पहली जंग अजीम में, जो 4 साल की जंग थी, 4 एम्पायर्स टूट गई, ठीक है ना। उसमें ऑटोमन टूट गए, उसमें जर्मन एम्पायर टूट गई, उसमें ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर टूट गई, और उसमें जो है वो रशिया में भी इनकलाब आ गया, तो रशियन जो एक एम्पायर थी उनकी ज़ार वार वो भी ख़त्म हो गए। तो 4 एम्पायर्स टूटी पहली जंग अजीम के इख्तिताम पे। और इसमें जो है ये पहली जंग अजीम भी जो है अचानक नहीं हुई, पहले इवेंट्स हो रहे होते हैं बहुत सारे, तो बहुत सारे वाक़यात जो हैं उन्होंने जन्म दिया था पहली जंग अजीम को। यानी उससे पहले अगर हम देखें तो क्रीमिया वॉर हो रही है, ठीक है ना, 19वीं सदी में क्रीमिया वॉर हो रही है ऑटोमन्स के दरमियान और सोवियत यूनियन के दरमियान, इसीलिए सोवियत यूनियन भी पहली जंग अजीम के अंदर कूदा हुआ था। और फिर उसके बाद फ्रांस और क्रोएशिया का आपस में झगड़ा था। फ्रांस क्रोएशिया यानी जो जर्मन, यानी जर्मन इलाका, और फ्रांस, क्योंकि फ्रांस एक ताकत बन के उभरा हुआ था, तो जर्मन कह रहे थे हमने बनना है दुनिया में, तो उनकी भी लड़ाई आपस में हो रही थी। और फिर बोयर वॉर हुई थी 1899 से 1902 तक, जिसमें वो ब्रिटेन जो है वो साउथ अफ्रीका में लड़ रहा था, और रशिया और जापान की जंग छिड़ गई थी आपस में, ठीक है ना। वो भी चाइना और कोरिया के अंदर इंपीरियल क्लैश हो गया। तो ये बड़ी यूरोप की जो सल्तनतें और मुल्क हैं ये आपस में लड़ रहे थे। लेकिन फिर ये हुआ कि जो जर्मन हैं उन्होंने कहा कि यार ये हमारा जो ओस पड़ोस है ना, ओस पड़ोस हमारा ज़रा ख़तरनाक है। हमारे एक तरफ जो है ये फ्रांस है, एक तरफ फ्रांस से फटा मारा चल रहा है, दूसरी तरफ जो है हमारे सोवियत यूनियन है, एक तरफ ये ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर है। तो जो जर्मन हैं उन्होंने उन्होंने कहा यार 3 है और तीनों हमारे खिलाफ हैं, इन 3 से अलग अलग तो हम लड़ सकते हैं, लेकिन अगर इनमें जो 2 मिल गए ना, ये तीनों मतलब 2 मिल गए तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ऐसा है कि इत्तेहाद कर लो। तो जर्मन्स ने पहले तो जो है वो इत्तेहाद किया, फ्रांस के साथ भी उनका इत्तेहाद हुआ। पहले तो वो तीनों के साथ इत्तेहाद किया उन्होंने, ऑस्ट्रो हंगेरियन के साथ भी, रशिया के साथ भी, और फ्रांस के साथ भी इत्तेहाद किया। फिर उन्होंने जर्मनी ने फ्रांस के साथ अलग से किया, लेकिन वो कच्चा पका इत्तेहाद था, वो बात बनी नहीं। ये इत्तेहाद ये इस तरह से बने, ये ट्रिपल अगर आप देखें पहला जो इत्तेहाद हुआ वो उन्होंने जर्मन्स ने ऑस्ट्रियो हंगेरियंस के साथ किया, फिर उन्होंने ऑटोमन्स के साथ भी कर लिया 1914 में, फिर वो इटालियंस के साथ किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि यार ये इनके साथ इत्तेहाद करके रखो। और सामने क्योंकि मध्य मुकाबिल फ्रांस था और रशिया था और ब्रिटेन था, ये इत्तेहाद ये इनके दरमियान लड़ाई हुई है, पहली जंग अजीम में इस तरह से लड़ाई हुई है।
अब लड़ाई हुई तो ये चारों सल्तनतें टूट गई। यानी इटली को आप अलग अलग कर दें तो ऑस्ट्रियो हंगेरियन, जर्मन्स, ऑटोमन्स और रशिया में भी इनकलाब आ गया था, तो मैं उसको भी यही समझता हूँ कि वो चलें, वो सोवियत यूनियन बन गया था, वो मतलब वो भी उस शक्ल में सामने नहीं रहा था, ज़ार वार ख़त्म हो गए थे, वहाँ पे इनकलाब आ गया था। तो अब बात ये बनी कि जब ये ख़त्म हो गई, पहली जंग अज़ीम ख़त्म हुई, तो वहाँ पर उनके लोगों ने कहा कि भाई अब यहाँ पर जो भी 17 लाख के करीब उनके लोग मारे गए और उससे ज़्यादा जो हैं कोई 11 लाख के करीब जो हैं उनके फौजी जर्मन तब तबाह हो गई थी कौम। और उसके ऊपर वो सारा खर्चा भी डाल दिया था उन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में कि भाई जंग ख़त्म हुई है, तो अब जैसे वो ट्रम्प ने डाला हुआ है इनके ऊपर यूक्रेन पे कि भाई हमने आपको पैसे दिए थे तो पैसे सारे जो है वो जर्मनी अदा करेगा। जर्मनी के पास अनरियलिस्टिक, जो कल भी मैंने बात की थी कि अनरियलिस्टिक था, तो वो उन्होंने कहा कि खर्चा भी था जर्मनी। तो जर्मनी के अंदर बड़ी बदहाली फैल गई। अब इस बदहाली के अंदर वहाँ पे एक वो लोग जमा हुए एक जगह, उसको वेमर रिपब्लिक का नाम उन्होंने दिया। उन्होंने कहा ये वेमर रिपब्लिक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इसमें एक चांसलर होगा, चांसलर जो है वो सदर को मुंतखब करेगा, सदर काबीना बनाएगा, ऐसे बनाएगा। उसको कहते हैं एम्पायर विदाउट एम्परर। यानी वो एक ऐसी एम्पायर ने जन्म लिया जिसका कोई एम्परर ही नहीं था, जिसका कोई वाली वारिस ही नहीं था। छोटे छोटे पावर सेंटर लड़ रहे थे आपस में, और उसके नतीजे में वहाँ पर लोगों में ये एहसास पैदा हुआ कि हमारे साथ ये आसपास के लोगों ने किस कदर जुल्म किया है, कितनी ज़्यादती की हमारे साथ, कि इन्होंने हमें धोखा दिया है। वो लोग जिनके साथ हम इत्तेहाद कर रहे थे, मतलब चंद साल भी हमारी इन्होंने जर्मन एम्पायर खड़ी नहीं होने दी। खुद ये पूरी दुनिया के अंदर इम्पीरियल बन गए और कॉलोनाइज करते रहे। जर्मनी को इन्होंने किसी दूसरे मुल्क जाने ही नहीं दिया। हमने अपने आप को आगे संभालने की कोशिश की, तो यूरोप के मुल्क जो एक दूसरे से लड़ते थे, चाहे वो फ्रांस हो या बरतानिया हो या बाकी मुल्क हो जो आपस में लड़ते थे, वो सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने इकट्ठे होकर जो है वो हमें शिकस्त दी और हमें तोड़ फोड़ दिया। और उसके बाद इतने लोग भी हमारे मारे गए। तो वहाँ जो सूरत हाल क्रिएट हुई, वो वेमर रिपब्लिक के अंदर बहुत सारे पावर सेंटर्स बन गए उनका, और उनके अंदर नेशनलिज्म यानी कौम परस्ती का एक्सट्रीम राइट विंग उनमें जन्म लिया। यानी ऐसी उनमें गुर्बत और उसके बाद अफलास और बेरोज़गारी, और फिर उसके बाद लोग शर्मिंदा कर रहे हैं, मार रहे हैं, धुतकार रहे हैं यूरोप के अंदर। तो यूरोप के अंदर जो जर्मनी था वो आप समझें कि यानी बहुत ज़िल्लत का सामना करना पड़ा जर्मनी को। और उसके नतीजे में वहाँ जो सेंटिमेंट पैदा हुआ, वहाँ जो एक्सट्रीम कौम परस्ती ने जन्म लिया, वेमर रिपब्लिक कोलैप्स कर गई थी। वेमर रिपब्लिक भी ज़्यादा नहीं चली। तो वेमर रिपब्लिक जो कोलैप्स हो गई, तो वेमर रिपब्लिक ने कोलैप्स होने के बाद जो वहाँ पर ख्यालात उभरे, वो उसका नतीजा था हिटलर, जिसका कहना यह था कि जर्मन कौम ही असल कौम है दुनिया की। मतलब उसने इतना एक्सट्रीम पे राइट विंग नाजीज़म इतना एक्सट्रीम पे चला गया। ये पहली जंग अजीम में जर्मन शिकस्त के बाद जो हालात पैदा हुए, जैसे मैं कहता हूँ ना कि ये जो जंगें वंगे हुई और इसमें जो सारा अमेरिका जो है वो 36 ट्रिलियन डॉलर्स का वो मकरूज हो गया, और उसके बाद वहाँ पे तो उसके नतीजे में जो हालात पैदा हुए तो वो ट्रंप हैं। इसी तरह वहाँ जो हालात पैदा हुए, उन हालात के नतीजे में जो सोच उभरी वो नाजीज़म थी, और वो एडॉल्फ हिटलर, और वो सूरत हाल रही। अच्छा, अब जो ये वेस्टलैंड किताब है, जो वेस्टलैंड है, वेस्टलैंड के अंदर जो है वो रॉबर्ट कैपलन कह रहे हैं कि आज की जो पूरी दुनिया है ये ग्लोबल वेमर स्टेट है। उसका इस किताब का जो अभी आई है यहाँ पे इस्लामाबाद में भी अवेलेबल है, बाकी दुनिया में इसको पढ़ें तो उनकी जो थ्योरी है वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया जो है इस वक्त एक वेमर स्टेट ये 2 है। यानी इसका कोई वाली वारिस, इसमें कई पावर सेंटर्स हैं, और इसमें एक एक्सट्रीम सोशल जो है वो ग्लोबलाइजेशन ख़त्म हो गई, ग्लोबलिस्ट ख़त्म हो गए। और वो कहते हैं कि मैं ट्रंप को हिटलर से नहीं तशबीह दे रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो सूरत हाल जर्मनी के साथ पैदा हो गई थी, वही सूरत हाल अमेरिका के साथ पैदा हो गई है कि वो बजाय इसके कि दुनिया में फैले, बाकी दुनिया का पुलिसमैन बने, बाकी दुनिया की मदद करे, बाकी दुनिया से वो अपने आप को प्रोटेक्टिज्म की तरफ जा रहा है कि अपने आप को बचाए। मतलब सारा पैसा हमारे पास आ जाना चाहिए, सारा कुछ हमारे पास आ जाना चाहिए, यहाँ सरमायाकारी करोगे तो ऐसा होगा, यहाँ ये, तो वो अपने आप को अमेरिका जो है वो बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रॉबर्ट कैपलन कहते हैं कि ये
ये जो इक़दाम हैं ट्रंप के, ये डिक्लाइन को तेज़ करेंगे। रॉबर्ट कैपलन ने, अमेरिका के हैं, और मैंने आपसे कहा ना रॉबर्ट कैपलन एक बहुत बड़ा नाम है हमारे इस दौर का। अब रॉबर्ट कैपलन की जो ये किताब है वो कहते हैं कि ये परमानेंट स्टेट, एक क्राइसिस में दुनिया है, और उस क्राइसिस के अंदर वो कहते, फिर डोनाल्ड ट्रंप का वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किताबें नहीं पढ़ता, और अगर किताबें हिस्ट्री की पढ़े तो हिस्ट्री का उसकी जो वो उस दुनिया में रहता है जिस दुनिया में उसके पास मालूमात आती हैं एक्स के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए और टिकटॉक के ज़रिए। वो हिस्ट्री की चूँकि बुक्स नहीं पढ़ता, वो अपनी ख़बरें सारी सोशल मीडिया से ही ले रहा होता है, तो वो तारीख़ की किताबें उसको नहीं पता कि पहली जंग अज़ीम कैसे हुई थी, दूसरी जंग अज़ीम कैसे हुई थी, दुनिया की जोग्राफ़ी कैसे है, मतलब डिप्लोमेसी कैसे चलती रही है माजी में। और उसके साथ जो टीम है मीडियोकर्स की, ये उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है रॉबर्ट कैपलन ने। वो कहता है जो टीम है उसके साथ वो भी मतलब है कि बहुत ही गैर संजीदा टीम है, और वो टीम भी उसको खुश करती रहती है, और वो कहती रहती है देखें टिकटॉक पे आपकी तस्वीर चल रही है, देखें यही से ये बन गया, ये बन गया, वो बन गया, फलां हो गया। तो वो उसके नतीजे में उसमें वो संजीदगी नहीं है जो कि हुक्मरां अपने तजर्बे से, तवील तजर्बे से और तारीख़ को पढ़ के, समझ के, फिर मईशत को पढ़ के, फिर समझ के, फिर जोग्राफिया को पढ़ के, समझ के, फिर उसके बाद ये है कि डिप्लोमेसी को समझ के और पढ़ के फिर वो जो करते हैं वो उस तरह से वो नहीं कर रहा, तो इसलिए वो डिक्लाइन, तेज़ डिक्लाइन का सबब बनेगा अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कैपलन। अच्छा, अब ये बात जो है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि रॉबर्ट कैपलन की आज भी अब मुनसुन पढ़े ना उनकी वो किताब, आप कई दहाइयों पहले की, तो आप उसको पढ़ के आप समझेंगे कि ये समंदर जो है ये कितने इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के, और बंदरगाहें कैसी हैं, और अमेरिका क्या चाहता है, और चाइना क्या चाह रहा है। तो वो उस वक्त उन्होंने वो किताब लिखी हुई थी, और आज भी वो इसी तरह रिवेंज ऑफ जोग्राफी पढ़ें, अब कोई भी किताब उनकी यूरोप में पढ़ लें, जिसमें वो रोमानिया से स्टार्ट करते हैं अपना सफ़र, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मतलब वो रोमानिया को आइडियलाइज करते हैं किताबों में, एक किताब में। तो बात यह है कि वो अब वो कहते हैं बहुत सारे वाक़यात हुए, जर्मनी ने सुपर पावर बनने को चाहिए, तो एक कांस्टेंट स्टेट आ गई। तो उसके बाद ये हुआ कि जी वो वहाँ पे एक एक्सट्रीम सोच डेवलप हुई, तो पूरी दुनिया एक वेमर स्टेट है, और उस वेमर स्टेट में जो है वो जो ट्रंप हैं वो चूँकि बहुत ज़्यादा वो ख़बरों को भी फेक समझते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया को भी फेक समझते हैं, उसमें छपने वाली जो बातें हैं उनको भी फेक समझते हैं, जो किताबें हैं इवन वो कहते हैं किताबें भी बेकार हैं, और जो मालूमात हैं वो टिकटॉक से और सोशल मीडिया से और वो इंस्टाग्राम से और एक्स के ऊपर ख़बर आ गई उसको वो फॉलो, उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, और वो जो तारीख़ है इंसानी तारीख़ उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं है, तो वो इसलिए वो ऐसे इक़दाम उठाते हैं। और साथ ही फिर रॉबर्ट कैपलन ने अभी एक दो रोज़ पहले उन्होंने चैनल 4 पे उनका एक बड़ा ज़बरदस्त एक इंटरव्यू आया है, और उस इंटरव्यू में फिर उन्होंने टैरिफ्स के ऊपर बात की है। उन्होंने कहा ये टैरिफ जो हैं ये हमेशा जो तिजारती जंग है, ये उन्होंने कहा कि पुशिंग वर्ल्ड ऑर्डर क्लोजर टू वॉर, ये चैनल 4 पे उनका इंटरव्यू जो है, इसका स्क्रिप्ट तो नहीं है लेकिन अगर आप उसको देखें, ये मेरे ख्याल से ये अवेलेबल है यूट्यूब पे किसी जगह, इस पूरे इंटरव्यू को सुने, तो उसमें वो कहते हैं कि हमेशा जो तिजारती जंगें होती हैं वो ये जो टैरिफ्स लगाना और ये लगाना और वो लगाना, वो सारा जो है वो चला जाता है हॉट वॉर्स की तरफ, तलखी इतनी बढ़ जाती है कि वो बड़ी जंगों की तरफ मामला जा सकते हैं, और क्योंकि वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे वो वाक़यात को जन्म देता जाता है और वो आगे। अच्छा, ये बात मैंने कल भी की थी और मैं दोबारा ये बात दोहरा रहा हूँ कि देखें ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये एक इंसानी तारीख़ है हमेशा से, कि मुख्तलिफ ताजिरों ने एक जगह से सामान ख़रीदा, ऊँटों पर रखा या घोड़ा गाड़ी में रखा या गधों पे चढ़ाया सामान, और वो जनाब शाहराह रेशम के ऊपर वो जा रहे हैं, या एक जगह से दूसरी जगह जो है वो इवन जो ये कॉलोनाइज़र थे ये भी मसाले यहाँ से ले रहे हैं, कुछ ख़रीद रहे हैं, कोई रेशम ख़रीद रहे हैं, यहाँ से ले जाके वो दूसरे मुल्कों में बेच रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे ये तिजारत, ये उस वक्त के ये जो हैं ये ग्लोबलिस्ट थे, ये मार्को पोलो हो गया या ये बाकी लोग सारे हो गए, तो ये उस दौर के हैं, वास्को डी गामा वगैरह, ये सारे निकलते तो ये सैर करने तो नहीं निकलते थे ना, ये तो ढूंढने जाते थे कि यहाँ पर क्या चीज़ मिलती है भाई, वापस जाके बेचो। अब हम उनको सयाह कहते हैं, क्या वो टूरिस्ट थे क्या, उनका फजूल पैसा था कि सैर करते फिरते वो जहाज़ों में। वो
तो तिजारत के लिए आते थे, फिर वो बताते थे जाके पीछे कंपनीज आती थी, और चाहे वो डच हों, चाहे वो जो है वो फ्रेंच हों, या चाहे वो इटालियंस हों, या चाहे वो ब्रिटिश ईस्ट कंपनी हो, वो फिर आते थे और आके, हम तो क्या टूरिस्ट सयाह थे, सयाह नहीं थे भाई, वो क्या उससे सैर करने जहाज़ों में घूमते थे, ऐसा नहीं है। हम तो कोलंबस को भी सयाह कहते हैं ना, सयाह था कोलंबस, वो सैर करते करते वहाँ पहुँच गया। अच्छा जी, तो बात ये सारी कि ये अब तो ये उस दौर का फिनोमेना है ग्लोबलिस्ट। अब और दूसरी मैंने बात पहले भी की कि लेकिन जो जियो पॉलिटिक्स है वो तो, अगर तो आप इंपीरियल पावर हैं, अगर तो आप अमेरिका हैं आज के, या जो डिक्लाइन हो रहा है, या ये है कि आप जो हैं वो पिछली सदियों के बरतानिया हैं, या पुर्तगाल हैं, या बाकी, तो फिर तो आप इंपीरियल एक सोच रखें अपनी, और आप कॉलोनाइज करें दूसरे मुल्कों को, ग़ुलाम बनाएं, वहाँ पे कोई सिलसिला करें जाके, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या इटालियन जो थे वो, या फ्रेंच जो हैं वो मौजूद थे अफ्रीका में या बाकी जगहों पे, या इवन अमेरिका में, अमेरिका भी तो कॉलोनी था। लेकिन यह है कि जो जियो पॉलिटिक्स है वो होती हमेशा लोकल है, वो होती आपकी रीजनल है, रीजन में, मतलब तारीख में उठा लें ना, तो जियो पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंस आपके रीजन की है। मतलब है कि ये कबीला है, तो ये कबीला कितना दूर है भाई, अभी दो कबीलों की लड़ाई हो गई, तो उसमें अगर तीसरा कबीला पास है तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। अगर तीसरा कबीला जो है वो 1000 मील दूर है तो उसकी इररिलेवेंट है वो। इसी तरह ये रियासत है, ये दूसरी रियासत है, यहाँ एक कोई नवाब हैं, यहाँ कोई राजा हैं, कोई महाराजा हैं, ठीक है ना, बड़े सगीर में, तो ये रियासतों के बॉर्डर्स अगर साथ साथ हैं तो, और ये फटा पेचा पड़ गया बीच में, तो ये जो बाकी बॉर्डर्स हैं उनकी, ये पड़ा हुआ झगड़ा पड़ा हुआ है, तो रियासतें चाहे वो छोटी भी हों लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस है, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उनकी। जैसे हम कहते हैं ना छोटे छोटे जजीरे हैं बहुत सारे आज की दुनिया में, उन सबकी इंपॉर्टेंस है जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से। तो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन आपकी इंपॉर्टेंट होती है, वो रीजनल है। अब ये जनाब दो बड़ी रियासतों का, या दो बड़े जनाब राजा या नवाब या जो भी आप नाम दें बड़े सगीर में, उनकी लड़ाई हो रही है आपस में, फ़र्ज़ करें, और एक वो बिल्कुल दूर एक छोटी सी रियासत में जो है वो कहेंगे जी हमारे तो कपास बड़ी अच्छी उगती है, तो ये जो है वो कपास तो मंगाते रहेंगे, वो जियो स्ट्रेटेजी की इंपॉर्टेंस नहीं होगी उसकी। तो जो आपकी जियो पॉलिटिक्स है वो हमेशा रीजनल ही होती है, ठीक है ना, मतलब चाहे यूरोप की जंगें हों तो भाई किसका बॉर्डर किससे मिलता है, या वो ये कि अच्छा, अब जब ये ग्लोबलाइजेशन शुरू हुई टेक्नोलॉजी के आने के बाद, तो टेक्नोलॉजी के आने के बाद तो साइबर और एआई, और उसके बाद ये कनेक्टिविटी, और उसके बाद सैटेलाइट, और उसके बाद ये सारा तो दुनिया किसी और तरफ, जेट और स्पेस और ये और वो, सारा तो दुनिया की और निकलती चली गई। अब इसको जाके यहाँ पे झटका गालिबन इसलिए लग रहा है, वो जो अब देखें ना, केयर स्टेमर कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन के एंड हो गया, ये केयर स्टेमर यानी बरतानिया के वजीर आजम कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का खात्मा हो रहा है, ये कोई और बात नहीं कर रहा, जो कि ग्लोबलाइजेशन की एक बड़ी अलामत दुनिया में, बरतानिया अगर ये कहे कि ग्लोबलाइजेशन खत्म हो रही है, उनका वजीर आजम, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो ग्लोबलाइजेशन जो मैंने कल भी बात की थी, वो अगर खत्म हो रही है तो बेल्ट एंड रोड क्या है, ब्रिक्स क्या है, लेकिन नहीं, वो दूसरे किसी और शक्ल में ये इत्तेहाद आगे जन्म लेंगे या कोई और सूरत अख्तियार करेंगे, तो उसके नतीजे में जो है वो आगे जाके क्या होगा। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आज ये कहते हैं ना ब्लड बात हुआ दोबारा, जो है ये एशियन मार्केट्स खुली, और एशियन मार्केट्स के अंदर बिल्कुल ब्लड बात हुआ। अगर हम देखें ये सुबह से ये FTSE जो है ये 100 पॉइंट्स गिरा है नीचे। अच्छा, ये है FTSE जो है ना, ये फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज है, ये इसको FTSE कहते हैं। ये जो है ना, ये बरतानिया के चंद बड़े दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें से एक है, और ये आप देखें कि 7 अप्रैल को ये नीचे गिरा, और उसके बाद ये आप अगर पूरी दुनिया को देखें, इसमें जो 10th है, तो इसमें आपको चाइना, जर्मनी, UK, कनाडा, US, ये सारे के सारे आपको नीचे जाते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट बात हुई है दरमियान में जी, वो ये हुई है कि जो ये मार्केट जो गिर गई 9.9 ट्रिलियन, 6 नहीं, कल 6 था, आज चूंकि ये सुबह खुला है ना, ये मार्केट्स खुली हैं एशिया की, तो आज शाम को अभी अमेरिका के अंदर जाहिर है कि कारोबार स्टार्ट हुआ है, तो कल यानी आज रात शाम तक, अगले चंद घंटों में पता चलेगा कि आज वहाँ पे मार्केट्स कहाँ क्लोज होती हैं। लेकिन ये है कि आज का जो 3 दिन है, 3 दिन हुए ना, कल 2 दिन हुए थे, 3 दिन में
9.5 ट्रिलियन डॉलर्स साफ हो गए मार्केट्स में से। मैं ब्लूमबर्ग की 12th स्लाइड कोट कर रहा हूँ। ब्लड बाथ 9.5 ट्रिलियन। अच्छा, इसको कुछ जगहों पे जो है वो बताया जा रहा है कि अच्छा फोर्स भी 9.6, ये 9.6 14 अगर कोट करें तो ये 9.6 जो है ये अगले कुछ देर के बाद ये 9.6 हो गया था। ये पहले ब्लूमबर्ग ने दिया, फिर ये अपडेट किया इन्होंने, 9.6 हो गया। अब मेरे ख्याल से ये 10 क्रॉस करके ये 11 तक पहुंच रहा है। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि टेस्ला इसमें जो है वो अच्छा, साथ ही ये ध्यान में रखें कि जो एप्पल और इसमें जनरल मोटर्स, जेपी मॉर्गन, एनवीडिया, माइक्रो स्ट्रेटेजी, अलीबाबा, लिली, ये सारे जो हैं, ये सारे इनके जो हैं वो शेयर्स भी गिर रहे हैं तेज़ी के साथ। लेकिन एक बात जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो बिटकॉइन है वो भी गिर गया, मतलब बिटकॉइन भी गिर गया है। और बिटकॉइन जो है वो कहीं मेरे ख्याल से 70 या 77 या पता नहीं कहाँ कितने हज़ार पे, यानी क्रिप्टो करेंसी भी जद में आ गई है। ये नहीं कि जी आप उधर से वो क्रिप्टो करेंसी बड़ी सेफ है तो ये आपकी जो ये डॉलर्स ही गिर रहे हैं, और ये वो क्रिप्टो करेंसी भी गिर गई है, इथेरियम भी गिरा है, बिटकॉइन भी गिरा है, और बहुत बुरा गिरा है, बहुत लोगों का ध्यान जो है ना वो उनका सब निकालो, सब बेचो, क्या करो, जो भी उनका सिस्टम है, तो वो उसमें ये सारे के सारे जो हैं उसकी जद में आ गए हैं। तो बिटकॉइन भी गिरा है बहुत बुरी तरह से, और ये मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ CNBC को कि बिटकॉइन जो है वो 77,000 से गिरा है 37th। और क्रिप्टो करेंसीज भी उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है ये डॉलर्स को और बाकी करेंसी को, वो क्रिप्टो करेंसीज भी साथ ही आ गई हैं। और 38 जो है ये इथेरियम की प्राइस भी गिर गई नीचे। तो ये अब मामला ये है कि ये जिन लोगों ने ख़रीदा हुआ है उसके नतीजे में उनका पैसा डूब रहा है। जब सरमाया रोक लेते हैं लोग, यानी लोग पैसा निकाल रहे हैं, पैसा लोग निकाल रहे हैं शेयर्स में से, सरमायाकारी नहीं कर रहे, सरमाया निकाल रहे हैं वापस, क्योंकि सरमायाकारी जहां आप करेंगे तो वो कंपनी होगी ना, उस कंपनी में शेयर होगा, तो शेयर अगर गिर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो पब्लिक का ही पैसा साफ हो रहा है ना, तो वो जो है वो लोगों का पैसा, देखिए कंपनी ने अपने होता है ना शेयर मार्केट में, हम पहले भी हम हर एक को पता है, वो शेयर मार्केट में दे दीजिए जी हमारे बड़ी ज़बरदस्त कंपनी बनी है, इसके शेयर आप 100 रुपये में खरीदें, यार ये तो बड़ी कामयाब कंपनी, लोगों ने कहा अच्छा 100 रुपये में खरीदो, क्योंकि हर कुछ अरसे के बाद ही 125 का हो जाता है शेयर, ये 140 का हो जाता है, हमें पैसे मिलते हैं, हमें फ़ायदा होता है। और वो धड़ करके जब नीचे आया तो लोगों ने कहा पैसे निकालो, बेचो शेयर, जितने का बिकता है भाई बेचो बेचो, तो पैनिक में लोगों ने सेल करना शुरू कर दी शेयर। अब जो लोग पैसा भी निकाल रहे हैं और वैसे भी गिर रहा है सारा, तो उसके नतीजे में, और वो उनके जो सेक्रेटरी कॉमर्स हैं वो कह रहे हैं ये तो मैग्निफिसेंट 7 का रौला है सारा। मैग्निफिसेंट 7 का नहीं है, जनरल मोटर भी गिर गया है, ठीक है ना। तो और ये जो बरतानिया के अंदर देखिए ना, बरतानिया की भी तो बड़ी ब्रांड्स हैं, रेंज रोवर बरतानिया का है ना, रोज रॉयस, ये गाड़ियाँ जो है ऑटोमोबाइल्स, ये तो बरतानिया की हैं। तो ये वक्फा लिमिट्स के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि अब एक तो यूक्रेन और एक गज़ा में, आज गज़ा के ऊपर जो है वो फिर कत्लेआम हुआ है। 50% कहते हैं कि आधा गज़ा जो है उस ऑक्यूपाई कर लिया इसराइल ने दोबारा तेज़ी के साथ। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात होगी सामने, जो बात होगी सामने ओमान में, एक तरफ तो ये सारा इस दुनिया का वो जमा हो रहा है ना, यहाँ पे वो पैट्रियट मिसाइल भी आ रहे हैं भी रहे। ईरान में ओमान में अमेरिका और ईरान के डेलीगेशंस की मीटिंग भी हो रही है साथ साथ। तो वो हाँ, वो पब्लिक में तो कह रहे हैं ना, एक बात नहीं करेंगे तो बात तो नहीं करेंगे, लेकिन ओमान में हो रही है मीटिंग, एक मुलाकात, डेलीगेशन पहुंचा है। अब ज़रा वक्फा लें, उसके बाद ज़रा बात करते हैं कि ईरान डिस्कस होना है वहाँ पे, गज़ा डिस्कस होना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और तुर्की डिस्कस होना है, तुर्की भी डिस्कस होना है, और इसराइल के ऊपर वो उनकी मीटिंग हो गई है, नेतन्याहू की मीटिंग हो गई है उनके सेक्रेटरी कॉमर्स के साथ, जेडी वेंस के साथ भी मुलाकात होनी है। लेकिन वो चूँकि सर्विस इंडस्ट्री है तो बहुत ज़्यादा वो कोई ऐसा कुछ 17% से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसराइल पे। असल बात ये है कि गज़ा के ऊपर क्या वो बात करते हैं, वो फल उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब ने डायलॉग को ज़रूरी करार देते हुए कहा है कि इख्तिलाफात के बावजूद जो मामलात है उसको अफ़हाम तफ़हीम से हल करना ज़रूरी है। ये रेलिवेंट आपस में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं और ये पूरा का पूरा जो भी कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, ऐसे बात है, लेकिन आप देखें दुनिया में क्या हो रहा है तो ये मुकम्मल तौर पे इररेलेवेंट हो चुकी हैं सारे बयानात और बातें और ये सारे इशू। ये सारा कि आप देखें कि वो जो मैं ये पहले आपसे बात कर रहा था कि बड़ी जंगों से पहले बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं ना। पहली जंग अजीम से पहले क्रीमिया वॉर भी हो रही है, तो जर्मन कोशिश कर रहा है कि हम इंपीरियल पावर बन जाएं, कभी वो जो है वो अलाइंसेस बना रहे हैं। अच्छा, बरतानिया जो है वो अलग थलग रहा यूरोप के फंडों में ना, बहुत बाद में एंटर हुआ। फ्रांस के साथ उसने कहा कि ठीक है नॉर्थ सी के अंदर हम, और ये मेडिटेरियन सी में आप, और बेल्जियम के साथ उसने थोड़ा बहुत मुआहदा कर लिया, और फ्रांस के साथ ज़्यादा उसने कर लिया कि दो बड़ी इंपीरियल पावर्स हैं तो फ्रांस और बरतानिया के दरमियान आपस में तय हो गया मामला। लेकिन ये कि नेशनलिज्म भी बहुत तेज़ हो गया था उस वक्त। और आप ये देखें ना कि सर्बिया के जो सर्बिया के वहाँ पे बादशाह को 1903 में मार दिया, उनकी वाइफ को भी और सबको मार दिया। ये ऑस्ट्रियो हंगेरियन के अंदर, बॉस्निया सर्बिया ये पूरा ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के अंडर आते थे, तो सर्बिया तो अलहदगी चाहता था। और उसके बाद जो है मतलब रशिया भी इन्वॉल्व था दरमियान में। रशिया एक साइड को सपोर्ट कर रहा था, एक साइड को सपोर्ट नहीं कर रहा था, और उसका नतीजा फिर ये निकला कि जो ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के जो वली अहद का कत्ल कर दिया सर्बिया वालों ने, फर्डिनेंड का, उनके कौम परस्तों ने कत्ल किया, तो उसके नतीजे में पहली जंग है, तो ट्रिगर वहाँ से हुआ। लेकिन ये है कि उससे पहले बहुत कुछ पकड़ा था ना, बहुत कुछ पकड़ा था। उसमें नेशनलिज्म भी था, उसमें ये एम्पायर बनने की ख्वाहिश भी थी, उसमें जो है वो मिलिट्री माइट्स भी थी यूरोप के अंदर, और 40 मिलियन, क्योंकि 4 करोड़ के करीब लोग उसमें 4 सालों में जानों से मारे गए। अच्छा, और दरमियान में हमेशा कहीं ना कहीं तो ये है ना कि वसाइल के ऊपर, समंदरी रस्तों के ऊपर, ठीक है ना, ये जो है ये मेडिटेरियन सी और नॉर्थ सी के ऊपर ही ब्रिटेन और फ्रांस इकट्ठे हुए थे। अब ये है कि अच्छा, बरतानिया आइसोलेशन में था पहले बरतानिया किसी को घास नहीं डालता था कि हम है ना, इतनी बड़ी सल्तनत है, बरतानिया में क्या जरूरत है छोटे मोटे मुल्कों से फटे करते बने। लेकिन बाद में उन्होंने फिर फ्रांस और बेल्जियम वगैरह से 19वीं सदी में इत्तेहाद किया था। अब ये अमेरिका आइसोलेशन में जा रहा है कि हमें क्या जरूरत है इत्तेहाद करने की। मैंने आपसे कहा ना कि वो इसीलिए वो एक सिनेरियो है कि हमें क्या जरूरत है इत्तेहाद करने की, हमें क्या जरूरत नेटो की, फलाना डिमाकना, पैसे देते फिरते हैं। ये उसको दूसरी जंग में मिला लें, उससे पहले से मिला लें, पहले ये तारीख का पहिया इसी तरह चलता है। और उन्होंने कहा हमें क्या ज़रूरत है, अब हम इस बजाय इसके कि हम दुनिया से पैसा लेकर आएँ। लेकिन दुनिया पैसा क्यों लेके जाएगी अपना? यहाँ एक इशू है ना कि दुनिया पैसा क्यों लेके जाएगी। भाई 2300 कम से कम $2300 का आईफोन क्यों, कैसे खरीदेंगे अमेरिका? अच्छा, अमेरिका में ये जो बंद किए ना फंड्स वगैरह, अगर आप अमेरिका में बहुत से लोग रहते हैं और वहाँ जाते हैं, वहाँ लोगों की चंद जो है ना वो आप समझें कि उनकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें लगा होता है उनके साथ। उसमें से कार है, एक कार, हमारी गाड़ी, मतलब गाड़ी, एक कार जो है ना, कार, बाइक, और उसके बाद ये घर जो मॉर्गेज पे चलते हैं ज़्यादा, लेकिन घर, और फिर उसके बाद रिटायरमेंट प्लान, रिटायरमेंट होगी तो इतना पैसा मिलेगा, तो उसको अब वो अचानक आपने रिटायरमेंट फंड भी बंद कर दिए, बल्कि आपने ये कह दिया कि ये तो इनकम टैक्स इतना अच्छा होता था कि भी लोग पालते हैं, लोग मतलब बजाय इसके हम दें सिक्योरिटी फंड्स, ये सिक्योरिटी फंड ख़त्म करो अमेरिकन नेशनल्स के लिए भी, और बल्कि इनसे पैसा और लो। अच्छा, फिर गाड़ियाँ उनके लिए महंगी हो जाएंगी। लेकिन लोगों को जो है ना वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपसे कहा ना कि लोग ड्रीम, अमेरिकन बड़ा ऑब्सेस्ड हैं कुछ लोगों से, कुछ चीज़ों से ना, कुछ अशिया से ऑब्सेस्ड होते हैं, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स, और उसमें जो है वो बाइक्स, और उसके बाद ये है कि रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलेगा, प्लान कहाँ करना है, कहाँ जाके रिटायर कहाँ होना है जाके, मतलब ये चीज़ें उनको बड़ा, उनकी ज़िंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले। अब वो पता है रिटायरमेंट प्लान भी ख़त्म हो गए, लोग फायर होना शुरू हो गए। अब वो इधर से जनाब ये इलॉन मस्क जा रहे हैं DOG से, लेकिन उनकी वो टेस्ला की गाड़ियों के बाहर वो दुनिया भर में हंगामे शुरू हो गए। क्योंकि असल तो मसला ये है कि आपने अगर अमेरिका का सामान भी बेचना है तो बाहर ही बेचना है ना जाके। और अमेरिका का जो कल भी मैंने बात की थी कि अमेरिका में क्यों जाके लोग अपने, ये कैसे बनाएंगे अमेरिका में जाके, मतलब अमेरिका ने तो आउटसोर्स किया होता पूरी दुनिया को, तभी तो अमेरिका का ये काम सारा चल रहा था। अब वो कह रहे हैं कि ये मैग्निफिसेंट 7 ने खप डाली हो। मैग्निफिसेंट 7 ही पे अमेरिका खड़ा है इस वक्त। देखिए ना, बोइंग के आपको
और मिल जाएंगे बेशुमार। और बोइंग भी सारा अमेरिका में तो नहीं बनता ना, कई कोई पुर्जा चीन से आता है तो कोई कहीं से आता है तो कहीं से आता है। फिर आपने जो बाहर से जो ज़बरदस्त लोग थे, जो ज़हीन लोग थे, उनके आने पर भी पाबंदी लगा दी उन्होंने, हर चीज़ अमेरिका के लोग करेंगे। तो बात सारी ये है कि इसके नतीजे में अब क्या वो सर्वाइव कर जाएंगे ट्रंप का ये प्लान, या वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि 50 मुल्कों ने मुझसे गुजारिश की है कि ये टैरिफ वापस करें, और तो इसका मतलब है कि उनके दिन में है भी कि मैं लोगों से डील करूं। अच्छा, इसी दौरान जो है अगले हफ्ते अमेरिका और अगले 2-4 दिनों में अमेरिका और रशिया के दरमियान फिर टॉक्स होने जा रही हैं यूक्रेन के ऊपर। और रशिया जो है वो कह रहा है कि हम देखते हैं, अभी तो हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम तक जवाब नहीं पहुंचा कि हमारी जो बाकी शराइत थी वो बड़ी शदीद, बहुत शदीद हमले यूक्रेन पे, बहुत बड़े इलाके पे, यूक्रेन साइड पे चला गया ना, टेरिफ्स के नतीजे में यूक्रेन साइड पे चला गया। यूरोप जो है वो मुकम्मल तौर पे या तो स्टैंस लेगा, आज उनकी मीटिंग हुई है कि हम जवाबी टैरिफ आयद करेंगे, आज उन्होंने कहा है कि हम जवाबी टैरिफ आयद करेंगे और हम इसके ऊपर बुध के रोज़ वोटिंग करा के, और जो अमेरिका का सामान यहाँ आता है हम जवाब देंगे अमेरिका को। लेकिन मेरे ख्याल से जवाब नहीं देंगे, वो ठूस होके वो सरेंडर करेंगे और वो अमेरिका के साथ ही साथ चलेंगे, वो अमेरिका से पंगा नहीं लेंगे। पंगा ले लिया तो बड़ी बात है। ईयू को एक तो नहीं है ना, एक एंटिटी तो नहीं है, लेकिन जो बड़े ममालिक हैं, जैसे मैक्रो, मैंने कल भी बात की थी कि वो पॉइंटमैन बन गए हैं कि पुतिन से उन्होंने मुज़ाकरात शुरू करने, बड़ी मेज़ के छोटी मेज़ पे आना है वापस। तो अब ये है कि यूरोप जो है, ईयू, वो वहाँ उनकी मईशत भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसकी जगह क्या चाइना वहाँ पे अपनी मसनूआत बना के लेता है, या ये है कि वो देखें, अगर तो तिजारत अमेरिका के साथ उनकी बहाल हो गई तो फिर भी उनको कुछ ना कुछ नहीं, काफ़ी हद तक चाइना के ऊपर, क्योंकि लेबर जो है, लेबर या बाकी मामले, चाइना ने आज ये बात की है, चाइना पहला मुल्क है जो रेस्क्यू के लिए आ गया है, और उन्होंने कहा है कि हम जो है ये फ़ंड्स और बाकी अपना जो इन्वेस्टमेंट फ़ंड्स हैं, बाकी दुनिया को हम यकीन दिलाते हैं कि हमारा मुल्क खुला रहेगा, जिसने यहाँ इन्वेस्टमेंट्स लेकर आनी आ जाए, किसी किस्म की कोई शराइत आयद नहीं हम करेंगे। तो चाइना ने अपने दरवाजे आज खोले हैं, और ये बात ज़हन में रखें जो मैंने कल भी बात की थी कि 36 ट्रिलियन का डेट है अमेरिका पे, 36। वो प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार कहते हैं कि मेरी अगले चंद दिनों में ये पॉलिसीज़ अगर कामयाब रहीं तो ये जो कर्जा है अमेरिका का उतर जाएगा, 36 ट्रिलियन। ये कल भी मैंने फिगर कोट की थी, मैं दोबारा कोट कर रहा हूँ, ये 36 ट्रिलियन का जो फिगर है, 36 ट्रिलियन। अब 36 ट्रिलियन के डेट में से अब आपका 10 ट्रिलियन तो साफ हो गया, यानी 10 ट्रिलियन तो गायब हो गया लोगों का। तो ये स्टॉक मार्केट को या तो यहाँ रोकेंगे, वरना ये है कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी, मामला ख़राब होता जाएगा। और जो कल भी हमने यहाँ पे अपने वो दिखाई थी, हमने यहाँ पे 36 ट्रिलियन में, तो 36 ट्रिलियन की जो इकॉनमी है उसमें वो तो उसमें 2,74,000 फी घराना कर्जा है, हर अमेरिकी घराने पे 2,74,000 का कर्जा है, और हर शख्स जो है वो $1,07,000 का मकरूज है। अब इशू ये है कि ये जो रिपोर्ट है 36 ट्रिलियन की, ये 36 ट्रिलियन की ये जो रिपोर्ट है, और ये इतना पैसा उन्होंने पूरा करना है, तभी तो इतना खुश हुए थे वो कि सऊदी अरेबिया 1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है, वो मुल्क एक। लेकिन जब, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो ये तय करेगी कि अरब ममालिक ने क्या करना है। मैं आपको ये बताऊं कि अगर गजा का वो मुतबादिल प्लान पेश नहीं जो किया था इजिप्ट ने और अरब ममालिक, वो अगर कबूल नहीं होता, ईरान की तो टॉक्स चल रही हैं इनके साथ, अब वो यहाँ वो भेज रहे हैं, अपने जहाज़ भी भेज रहे हैं, लेकिन टॉक्स भी शुरू हो गई हैं, और वो ख़त भी भेजा है, वो बराह रास्त जवाब नहीं आएगा, जवाब आएगा, ये नहीं आएगा। अरब ममालिक मजबूर होंगे इस बात पे, वो चाहें या ना चाहें, अरब ममालिक मजबूर होंगे, पूरा खित्ता मजबूर होगा इस बात पे कि वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप का प्लान है उसको, पहले तो वो सिर्फ उन्होंने किंग अब्दुल्ला के सामने बात की थी ना बैठ के, अब उस प्लान को स्टीव विथ को, यहाँ पर मैं बताऊँ बड़ी अजीब एक सिनेरियो है, जो लोग भी ये मिडल ईस्ट की समझते हैं ना, आपका जो बिल्कुल मध्य मुकाबिल होता है ना, प्रॉक्सी, जो बज़ाहिर आपको बिल्कुल प्रॉक्सी लग रहा होता है, ये कई अरब ममालिक के हुक्मरान उनको भी फंड कर रहे होते हैं खामोशी से कि हमारी तरफ रुख ना करना, उनको भी फंड कर रहे होते हैं, पब्लिकली उनके खिलाफ होते हैं, उनको फंड कर रहे होते हैं कि इधर मत आना भाई, उधर ही रहना। ये जो प्रॉक्सीज है ना, ये खुद का हमला आवर, ये तो दूर फटना, इधर नहीं फटना आके, मतलब उनको फंड भी कर रहे होते हैं, साइड से दूर भी रखा होता है, बोल भी। ये यहाँ की बड़ी खूनी
एक तारीख है और खूनी सा, अगर ये गज़ा के ऊपर अरब ममालिक के अंदर और ईगो, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात होती है कि हमने ये बात की थी, उनकी तरफ से बात हुई थी मुतबादिल प्लान पेश करो, हमने मुतबादिल प्लान पेश किया, अरब ममालिक ने उसको इंडोर्स किया, OIC ने किया, OIC के बाद उसको चाइना ने, रशिया ने, सब ने। मुल्क सामने नहीं आते। आज की दुनिया में फौजें तो सामने आती हैं, प्रॉक्सी वॉर्स हो रही हैं ना, प्रॉक्सी वॉर्स हो रही हैं। भाई आप फौज तो कम लड़ रही है आपस में, तो प्रॉक्सी हुतीज है ना, हुतीज के पीछे कौन है, ढूंढते रहे आप कि 2G से कैसे वो 5G के जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स को और आयरन डोम को वो, और जो पैट्रियट मिसाइल आ रहे हैं हुती से बचने के लिए। बात सारी ये है कि वो पार्ट्स तो सुपर पार्ट्स पीछे रहेंगी। क्या हुआ, अच्छा हुतीज भी होते हैं कोई, तो प्यूटिन से पूछें ट्रम्प यार हुतीज तंग करें, अच्छा हमने भी सुना है। तो बात ये सारी, वैगनर ग्रुप, बात ये सारी कि यहाँ पर इतनी बड़ी जंग एक छिड़ेगी और इस तरह से सकिन उसमें अमेरिका होगा अगर उसने गज़ा का ये जो प्लान पेश हुआ है इसमें वो रद्दोबदल कर सकते हैं कि ये बातें स्टीव विटकॉफ ने कंडीशंस रखी, इसको आगे नहीं पीछे। दुनिया भी समझती है मामलात को, सेटलर्स का क्या करना है भाई, सेटलर्स को कैसे भेजना है, कैसे निकालना है, क्या करना है, लोग समझते हैं था। लेकिन अगर वो उसको रद्द करके और गज़ा के कत्लेआम को इंडोर्स कर देते हैं तो उसके बाद अमेरिका सकिन हो जाएगा। ये भूल जाए 36 ट्रिलियन या क्या। और सबसे ज़्यादा खुश क्या, जो यानी पैसिफिक तो फिर गया ना, फिर तो आप छोड़ दें आसियान कंट्रीज़ और उधर क्या होगा साउथ ईस्ट एशिया, उधर छोड़ दें, क्योंकि यहाँ सकिन अमेरिका पहले ही जो कमज़ोर हुआ है वो ये मशरिक़ वस्ता के अंदर और अफगानिस्तान में सकिन हो गया जंगों में और बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के निकला। तो बात यह है कि उसकी वजह से वो 36 ट्रिलियन का मखरूज तभी तो हुआ पड़ा है, और तभी तो निक्सन शॉक हुआ था ये वियतनाम वॉर के बाद। तो बात यह है सारी कि ये आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज दोनों आज नेतन्याहू ने घेर लिया। मुझे नहीं पता अचानक क्या हुआ पिछले चंद दिनों में। पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप बिल्कुल ही फौरी तौर पे लोग रिहा करो, ये मतलब है कि मैं 19 तारीख को उन्होंने ऐलान कर दिया था कि 20 को कल से जो है ये सीज फायर करवाना है। यहाँ पर बहुत बड़ा क्राइसिस जन्म लेगा मशरिक़ वस्ता में, और हर बटरफ्लाई इफेक्ट में कहता हूँ ना, हर एक जगह का वाक़या दूसरी जगह के वाक़े के साथ आज की दुनिया में मरबूत है। आप जितना ही आइसोलेशन में चले जाएं और आप रहे कि कहें कि जी एक तो बहुत बड़ा जजीरा है और इन अटलांटिक ओशन है दरमियान में, बिल्कुल दोस्त है। लेकिन बात यह है कि वाक़यात ऐसे हैं कि मुझे आप ये बताएं ना कि अगर मैं आखिर में बात सिर्फ इस पे क्लोज़ करूं कि डीप सीक वहाँ से वो फ्री लेकर आते हैं और आप कहते हैं ये हमारे जो मैग्निफिसेंट 7 इनकी कोई हैसियत नहीं है, और वो $20 से वो $200 पे तो पहले गया हुआ है उनका एक पैकेज जो ओपन AI वालों का है। लेकिन अगर वो पता है $20 से वो $100 पे ले जाते हैं तो दुनिया डीप सीक की तरफ नहीं चली जाएगी। तो ये इनको बहुत सोच समझ के आगे अपनी एनवीडिया को भी ये क्वांटम के ऊपर काम हो रहा है, अपनी ये सारी टेक्नोलॉजी को भी देखना है, और उसके साथ साथ जो है अच्छा वो जो पुरानी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है ना बोइंग वाला, वो इनके पीछे लगा हुआ है। वो पुराने बाबूज इनके पीछे लगे हुए हैं मैग्निफिसेंट 7 के, कि क्या फजूल बबल है, फजूल है, पुरानी उसमें जाओ दोबारा से वहीं से करो और ये टेक्नोलॉजी के लोग ख़त्म करो और ये निकालो सबको यहाँ से, इनको यूनिवर्सिटीज़ को बंद करो, रिसर्च सेंटर्स को बंद करो, और ये बाहर से कोई ज़रूरत नहीं है लाने की लोगों को। तो ये वही जहनीत है जो पुरानी जहनीत है, जो पुराना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था ना, कि ज़रूरत नहीं है ये AI है, ये सारा फजूल है, ये बबल है सारा, बस हमारी कोक अच्छी चलनी चाहिए, मैकडोनल्ड्स अच्छा चलना चाहिए, और कोई सिगरेट की ब्रांड हो तो वो अच्छी चलनी चाहिए, और बाकी ये सारा फ्रॉड है। तो वो तो ये असल टेक्नोलॉजी पर चाइना ले जाएगा सारा। तो ये अपनी मैग्निफिसेंट 7 को बचाना बहुत ज़रूरी है इनके लिए, उनके स्टॉक तेज़ी से गिर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरदुआवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।